guys, welcome to Legal Logic. This is the second video in this series on Limitation Act. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 1, 2 एंड सेक्शन 3 को. सो आप सभी अपना पेन एंड पेपर उठा लें, वीडियो स्टार्ट करते हैं. इन द लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेशन एक्ट. अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. So without any further ado, let's see section 1. It provides for short title, extent and the commencement. So three things and there are three subsections of it. Short title, we all know it. Limitation Act 1963 is the short title of this act. What is the extent? So it extends to whole India except Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir को छोड़ करके बाकी पूरे इंडिया पर लागू होता है. The commencement date is 1st January 1964. So it is the commencement date or you can say enforcement date. They are both the same. Moving on, we have section 2 which provides for definitions for this act. We will discuss the definitions which are relevant for today's video. बाकी सारे sections को हम तभी cover करेंगे जब वो terms हमारे सामने आते जाएंगे as we move forward. But I advise you all, please go through every definition given under this section. So the first definition given under this section is application. It is an inclusive one. It says application includes petition. Application में एक क्या शामिल है? Petition शामिल है. What does it mean? इसका मतलब है कि जो भी हमारे प्रोविजंस एप्लीकेशन के लिए हैं वो सारे के सारे हमारे पटिशन पर भी लागू होते हैं, पटिशन पर भी एप्लीकेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल द थर्ड डिवीज़न प्रोवाइड्स फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन. सो द सेम पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी फॉर पटिशंस आल्सो. आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमारा थर्ड डिवीज़न में बताया गया है शेड्यूल के अंदर, वो हमारा किस पे भी लागू होता है? वो पटिशन पर भी लागू होता है. हालांकि वो एप्लीकेशंस के लिए है बट इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन पटिशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन. नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 2J विच प्रोवाइड्स फॉर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड the prescribed period. Period of limitation we have discussed in our last video also. It is a period within which you have to go to court to ask for legal remedy. आपको कोर्ट जाना होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको कोर्ट जाना होता है लीगल रेमेडी को रिसीव करने के लिए, तो उसको हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं. बट इस पीरियड को स्पेसिफिकली शेड्यूल में सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है. सो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल एंड दिस इज द डेफिनेशन इन सेक्शन 2J ऑल्सो. इट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल for any suit, appeal or application. So you can remember that the period of limitation is the period prescribed in the schedule. What is this prescribed period? ये prescribed period आखिर क्या है? So the prescribed period is also nothing but period of limitation. इसको भी कुछ नहीं है ये, जबकि क्या है? period of limitation ही है. बस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करते समय एक्ट के द्वारा जो भी एग्जेम्पशन और एक्सक्लूजन्स दिए हुए हैं उनको हमें अप्लाई करना होता है. फिर जो पीरियड हमारे पास निकल करके आता है उसको हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी सूट के लिए मान लीजिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो दिया हुआ है 3 साल. अब 3 साल का पीरियड ऑफ लिमिटेशन है और पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट आपका मान लीजिए बंद है, तो कोर्ट बंद है, वैसे तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा आप क्या करते हैं? उस दिन कोर्ट जा सकते हैं लीगल रेमेडी को रिसीव करने के लिए. तो ये क्या है? ये एग्जेम्पशन जो है वो सेक्शन 4 में दिया गया है. तो ऐसे ही एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन जो हैं वो इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे लिखे हुए हैं. उनको जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन पर अप्लाई कर देते हैं, जो रिफाइंड पीरियड हमारे पास निकलता है वो है हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. मूविंग ऑन, वी हैव सेक्शन 2L दैट इज सूट. सूट की डेफिनेशन दी हुई है. वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि सूट क्या होता है. एक सिविल प्रोसीडिंग है विच इज़ कमेंस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ प्लेंट. आप प्लेंट को इंस्टीट्यूट करते हो, उसके बाद जो है प्लेंट को इंस्टीट्यूट करने के बाद आप सूट को कमेंस करते हो. बट जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. इट सेज सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन. सूट में आपका अपील और एप्लीकेशन शामिल नहीं है. इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो हमारे
लिमिटेशन एक्ट में प्रोविजंस डाले गए हैं वो या तो आपके सूट पर एप्लीकेबल होते हैं, या फिर आपके वो अपील्स के लिए होते हैं, या फिर वो आपके जो होंगे वो एप्लीकेशन के लिए होंगे। तो केवल इन 3 प्रोसीडिंग्स के लिए ही वो सारे के सारे प्रोविजंस डाले गए हैं। और आपको बहुत सारे सेक्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये होगा कि a provision is there which will be applicable on a particular type of proceeding, whether it is applicable on suit or appeal or application. तो आपको जो भी provision आप इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं, you have to keep in mind that whether this particular provision is applicable to every proceeding or a particular proceeding, because this will be the question in MCQ also, कि आपको MCQ में question पूछेगा कि ये particular जो provision है, particular जो section है, क्या वो suits, appeal या application किस पर लागू होता है या सब पे लागू होता है। Moving on, we have section 3. It provides for bar of limitation. Section 3 contains the general rule of limitation act. ये जनरल रूल लिमिटेशन का हम देख चुके हैं कि कोई भी प्रोसीडिंग जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के खत्म होने के बाद लाई जाएगी, कोर्ट विल नॉट प्रोसीड देम एंड दे आर स्ट्रक by law, the very object of the limitation act. So the same thing has been written here also. It says the suit instituted, appeal preferred and any application made. Look at the selection of the words. जो लॉ का nomenclature होता है बड़ा ही important होता है. Look how these words have been written here. आपको एक सूट को इंस्टीट्यूट करना होता है. You prefer an appeal and you make an application. You cannot say that I have preferred an application and I'm instituting an appeal. You cannot say that. Coming back to the section, it says such proceeding after the period prescribed, after the prescribed period shall be dismissed. अगर आप prescribed period के बाद इसको लेकर के आते हैं तो क्या होगा, आपकी proceeding को dismiss कर दिया जाएगा. They will not be entertained. Look, पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड. मैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आपको अभी अभी बता चुका हूँ क्या होता है. तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर आपको क्या करना होता है, कोर्ट अप्रोच करना होता है सूट, किसी भी सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए. तो जो सेक्शन 3 हमारा है वो तीनों ही प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होता है, वेदर इट इज सूट, अपील और एप्लीकेशन. इट अप्लाइज टू ऑल दी 3 प्रोसीडिंग. सो इफ यू गो टू द कोर्ट आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, योर प्रोसीडिंग और योर सूट और अपील और एप्लीकेशन विल बी डिसमिस्ड. The next question that we have is how the court will know whether this period is within the period of limitation or not. So हम सभी को पता है कि एक कोई भी प्रोसीडिंग, फॉर एग्जांपल आप सूट का एग्जांपल ले लें तो सूट कैसे स्टार्ट होता है. तो सूट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्लेंट लाया जाता है प्लेंटिफ के द्वारा. सबसे पहले क्या लाया जाएगा, यू विल प्रेजेंट दी प्लेंट टू दी कोर्ट. आप प्लेंट लेकर के आते हैं, उसके बाद समन भेजा जाएगा डिफेंडेंट को, और समन आने के बाद, समन हो जाने के बाद जो डिफेंडेंट होगा वो WS फाइल करेगा. ही विल फाइल दी रिटन स्टेटमेंट. उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा. तो जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो रिटन स्टेटमेंट में ऐसा प्ली ले सकता है कि द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ इज आउट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और नॉट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. कि जो हमारा प्लेंटिफ है उसका जो क्लेम है, जो वो मुझसे डिमांड कर रहा है, इट इज़ नॉट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिमांडिंग सच क्लेम हैज़ बीन एक्सपायर्ड. ये क्या बोल सकता है, हमारा जो डिफेंडेंट है वो WS में बोल देगा. एक तो ये चीज़ हो गई. अगर मान लीजिए दिस डिफेंडेंट इज़ वेरी इग्नोरेंट, नाउ व्हाट हैपेंस. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. आपको क्या बोला गया है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है. देख लीजिए ज़रा, इसलिए सेक्शन में भी लिखा है सब्जेक्ट द सूट इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड, ऑल्दो, stress this word, okay, although limitation has not been set up as a defense. चाहे limitation को as a defense सेटअप किया गया हो ना किया गया हो, जो हमारा डिफेंडेंट है उसने इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को, एक जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है उसको एक डिफेंस के तौर पे सेट करा हो या नहीं करा हो, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है. हमारा क्या होगा, कोर्ट की ये ड्यूटी ही रहेगी कि इन एवरी केस द कोर्ट विल look whether this period this claim of the plaintiff is within the period of limitation or not. So even in the absence of such plea by defendant
or be it respondent in the case of appeal or opponent as in the case of application, the court must dismiss such proceeding अगर court satisfy हो जाता है कि it is barred by the limitation, so court को ये duty दी गई है, because the question of limitation is the precondition of दी प्रोसीजर। सबसे पहले लिमिटेशन को ही देखा जाएगा, जैसे कि हमें देखना होता है कि वेदर द कोर्ट हैज़ द जुरिसडिक्शन और नॉट, तो जुरिसडिक्शन देखने के साथ साथ ये चीज़ें भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा प्लेंट आ रहा है, प्लेंटिफ जो प्लेंट लेकर के आ रहा है, उसमें जो क्लेम डिमांड कर रहा है वो वेदर इट इज़ विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन और नॉट। बट दिस रूल इज रिलैक्स्ड बाय दी सेक्शन 4 to 24, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 to 24 बिकॉज देयर आर सम रिलैक्सेशन, एग्जम्पशन और एक्सटेंशन विच हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम सेक्शन 4 to 24। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी है तो लीगल डिसेबिलिटी के पीरियड के टाइम पे वो क्या होगा, हमारा जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट नहीं करेगा रन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सटेंशन जो है, एग्जम्पशन जो है वो 4 to 24 दिए गए हैं, उनको अप्लाई करने के बाद ही हमारा क्या होगा, प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड निकलेगा उसकी ही बात यहाँ पे की गई है। तो ड्यूटी है कोर्ट की, तो कोर्ट की ड्यूटी अगर मान लीजिए दिस कोर्ट, दे ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, कि ये दिस ट्रायल कोर्ट इज ऑल्सो इग्नोरेंट एंड दे डोंट नोटिस द बार ऑफ लिमिटेशन, वो भी नोटिस में नहीं लेते हैं इस बार ऑफ लिमिटेशन को, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन के लिए बोला गया कि रिव्यू में देख लेंगे इसको। किस में देख लेंगे हम, इसका रिव्यू भी हो सकता है और रिव्यू में भी ऐसी चीज़ को लाया जा सकता है। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में लिमिटेशन का क्वेश्चन आया ही नहीं, तो क्या अपील के टाइम पे आप इसको रेज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, यू कैन रेज द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इन अपील ऑल्सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आपने तो चर्चा भी नहीं करी ट्रायल कोर्ट के टाइम पे, ट्रायल के टाइम पे आपने बिल्कुल चर्चा नहीं करी, एंड यू आर raising the question of limitation for the very first time in the appeal, you can do so. Not even in the case of first appeal, you can do so in the case of second appeal. But the appellate court is not bound to consider such plea if it is a mixed question of fact and law, और ऐसा क्वेश्चन बिना कोई फ्रेश एविडेंस लिए डिसाइड नहीं किया जा सकता है। मतलब आपको फ्रेश एविडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन डिसाइड करना है, लिमिटेशन का ऐसा क्वेश्चन डिसाइड करना है, एंड दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ लिमिटेशन, सॉरी क्वेश्चन ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो और आपको उसके लिए फ्रेश एविडेंस लेने की भी ज़रूरत है, देन द अपीलेट कोर्ट इज नॉट बाउंड। अपीलेट कोर्ट उस सूरत में क्या है, बाउंड नहीं है कि वो ऐसे क्वेश्चन को क्या करे, डिसाइड करे। So the next thing we have is the agreement of parties to extend or alter the period of limitation. What is the question? Question ये है कि क्या कोई parties, क्या दो parties जो हैं एक agreement करके, contract करके इस period of limitation को extend कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पीरियड ऑफ किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 years। पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 3 साल का है। 3 साल के अंदर आपको कोर्ट आना है। अब दीज पार्टीज ए एंड बी दे डिसाइड बाय देमसेल्फ कि बी बोलता है कि इफ जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी कंडीशन का ब्रीच होता है तो जो सेकंड पार्टी होगी वो किसी भी टाइम तक 10 साल के अंदर अंदर क्या जा सकती है, कोर्ट जा सकती है। कैन यू डू दिस? द आंसर इज नो, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। दिस केस हैज गिवन जवाहरलाल वर्सेस मथुरा प्रसाद हैज गिवन द रीजंस फॉर इट, एंड देयर आर बेसिक 2 reasons फॉर दिस। द वेरी फर्स्ट रीजन इज द सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 है वो इसका एक बड़ा रीज़न है। जो सेक्शन 23 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो बताता है कि कोई भी आपका कंसिडरेशन जो है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए विच वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ इफ अलाउड। देयर इज अ एक्सप्रेस प्रोविजन कि यू हैव टू कम टू द कोर्ट विद इन 3 years बाय द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, and you are defeating that provision by contracting with each other that you can move to the court within 3 years after the
आफ्टर द अराइजिंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद आप 10 साल तक कोर्ट जा सकते हैं. यू आर डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ. दैट इज वाई यू कैन नॉट मेक सच कॉन्ट्रैक्ट एंड सच object as illegal. And the second thing is that I told you in section 3(1) it is written, it is the duty of the court to look whether the period is within the period of limitation or not. तो क्या आप कोर्ट को उसकी ड्यूटी से रिलीव कर सकते हैं? The answer is no. You cannot relieve the court from its duty. So the second reason is duty of the court, because it is also the duty of the court कि उनको देखना पड़ेगा कि क्या जो क्लेम आ रहा है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर है या नहीं है. तो इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. वेरी लॉजिकल रीजन इट इज़, बट द मेन रीजन इज दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नेक्स्ट वी हैव इज सबसेक्शन 2. हम देख रहे हैं कि सूट को पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर लाना होता है. So the obvious question that comes is, when will you say a suit has been instituted? आप कब बोलेंगे कि एक सूट को इंस्टीट्यूट किया जा चुका है? The same thing has been provided by subsection 2. It says a suit is instituted in ordinary case when the plaintiff is presented to the प्रॉपर ऑफिसर. हम सभी को पता है कि सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए प्लेंट को लेकर के आना होता है. सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड एंड ऑल्सो द ऑर्डर 4 रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्रोवाइड्स दैट कि आपको सूट लाने के लिए यू प्रेजेंट अ प्लेंट. तो बोला गया है यहाँ पे भी कि एक सूट को तब इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा जिस दिन एक जो ऑफिसर अपॉइंट करा गया है प्लेंट्स को रिसीव करने के लिए, उसके सामने जिस दिन आप प्लेंट प्रेजेंट करेंगे, यू आर सेट टू हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट ऑन द सेम डेट. सेकेंड वी हैव इज इन द केस ऑफ पॉपर. पॉपर के केस में क्या होगा? तो पॉपर से मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट जाना चाहता है बट ही डजंट हैव द सफिशिएंट फंड्स विद हिम टू पे द फी ऑफ द कोर्ट. उसके पास कोर्ट का फीस देने के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं है. तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना होता है? सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगानी होती है कि वो एप्लीकेशन मूव करता है एज पर ऑर्डर 33 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. ऑर्डर 33 सिविल प्रोसीजर कोड उसको बोलता है कि आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी होगी दैट यू वांट टू स्यू एज अ पॉपर, और फिर कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड करेगा वेदर यू कैन स्यू एज अ पॉपर और नॉट. सो मान लीजिए कि आप 1 जून 2020 you present this application. On 1st June 2020 you present this application for leave to sue as a pauper. कोर्ट को कुछ टाइम लगेगा वो डिसाइड करने में whether you should be allowed or not. So court takes a month and they decide on 1st July 2020 that you are allowed to sue as a pauper. अब आपके पास 1 महीने का टाइम निकल गया and the period of limitation was expiring on 18th July. Suppose 18th July 2020 को आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वही खत्म हो गया. तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा कि बिकॉज यू आर अलाउड टू स्यू ऑन 1st जुलाई, कि आप 1 जुलाई को आपको परमिशन मिल गई है दैट यू कैन मूव टू द कोर्ट विद योर सूट. तो क्या बोला जाएगा कि आपने सूट जो है आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन में है या नहीं है. तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा यहाँ पे प्रोविजन डला हुआ है बोलता है कि जिस दिन ऐसा एप्लीकेशन आपने लगा दिया था, तो एप्लीकेशन किस दिन लगाया था? 1 जून 2020 को आपने एप्लीकेशन लगाया था, तो सेम डेट को मान लिया जाएगा कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है. नेक्स्ट वी हैव इज इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी. मान लीजिए कंपनी का वाउंड अप हो रहा है, एक कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, एक कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है. तो वाइंडिंग अप के टाइम पे एक हमें क्या करना होता है? लिक्विडेटर अपॉइंट करना होता है. तो लिक्विडेटर को जिस दिन आप क्लेम भेजते हैं उसी डेट को मान लिया जाएगा कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया था. जिस दिन आप ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्लेम सेंड करते हैं पहली बार, उसी डेट को मान लिया जाएगा कि आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया था. मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम
shall be treated as a separate suit. What do you mean by separate suit? तो separate suit से मतलब है कि अगर original suit किसी भी reason से dismiss कर दिया जाता है तो set off and counter claim will survive as an independent suit against plaintiff. क्या करेंगे? एक इंडिपेंडेंट सूट की तरह सर्वाइव करेंगे अगर आपका जो ओरिजिनल सूट है वो डिसमिस भी हो जाता है तो. So when the set off and counter claim are said to be instituted because they are having the nature of the suit, उनके पास सूट का नेचर है, तो आखिर उनको कब बोला जाएगा कि उनको इंस्टीट्यूट किया गया है? सो इन द केस ऑफ सेट ऑफ के केस में ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, मतलब जिस सूट में सेट ऑफ प्ली कर रहे हैं उसी सूट के इंस्टीट्यूशन की जो डेट होगी वही डेट सेट ऑफ की भी होगी. फॉर एग्जाम्पल एक सूट जो है वो 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट किया जाता है. अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन 1 जुलाई और उसी सूट में अब जो हमारा डिफेंडेंट है उसको WS लेकर के आना होगा. मान लीजिए वो WS लेकर के आता है 20 जुलाई को. WS किस दिन फाइल करता है? वो 20 जुलाई को फाइल करता है और इसी WS में सेट ऑफ भी प्ली करा जाता है. वैसे सेट ऑफ आप काफ़ी तरीके से प्ली कर सकते हैं. यू कैन प्ली सेट ऑफ इन written statement itself or by subsequent pleading or by amending the pleading. आप किसी भी तरीके से सेट ऑफ को प्ली कर सकते हैं. इस केस में मान लेते हैं कि वो जो सेट ऑफ लेकर के आता है वो WS में ही लेकर आता है और WS के फाइल करने की तारीख जो है वो है, डेट जो है वो है 20 जुलाई. तो इस केस में जो हमारा सेट ऑफ है, क्योंकि वो एक सेपरेट सूट का नेचर रखता है मान लीजिए, तो वो किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा? तो उसको सूट के नेचर के लिए मानेंगे कि उसको क्या किस दिन इंस्टीट्यूट हुआ है? 1 जुलाई को इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा, ना कि 20 जुलाई को. ऐसा क्यों? द रीजन इज बट ऑब्वियस बिकॉज द सेट ऑफ रिलेट्स टू द सेम ट्रांजेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट. वो उसी आप सेट ऑफ में वही चीज़ डिमांड कर सकते हैं जो आपकी सेम ट्रांजेक्शन से निकल करके आ रही है. आप सेट ऑफ में वही चीज़ क्या करते हैं? डिमांड करते हैं. इसीलिए आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक है इट विल बी एप्लीकेबल एंड द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेट ऑफ एज अ सेपरेट सूट विल बी द सेम एज द डेट ऑफ द ओरिजिनल सूट, एज इन दिस केस इज 1 जुलाई. मूविंग ऑन वी हैव काउंटर क्लेम. तो काउंटर क्लेम के सिचुएशन में क्या डेट रहेगी? तो काउंटर क्लेम के सिचुएशन में डेट रहेगी ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन द कोर्ट. अब इसी केस में देख लेते हैं. मान लीजिए 1 जुलाई को आपका क्या है? सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, WS आता है 20 जुलाई को और WS में ही क्या करा जाता है? काउंटर क्लेम प्ली करा जाता है. तो क्या रहेगी डेट काउंटर क्लेम की? तो काउंटर क्लेम में जो डेट रहेगी वो रहेगी 20 जुलाई. 20 जुलाई डेट रहेगी, ना कि वो डेट रहेगी जो कि आपके सेट ऑफ में डेट हो रही थी सूट की डेट. तो सूट की डेट नहीं होगी. कौन सी डेट मानी जाएगी? आपकी कोई सी भी जो सब्सिक्वेंट डेट रहेगी, बी इट आप मान लीजिए WS के साथ अगर उसको फाइल करते हैं तो जिस दिन आप WS फाइल करते हैं वही हमारे क्या होगी? काउंटर क्लेम की भी डेट होगी. मान लीजिए आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में लेकर के आते हैं तो जिस दिन आपने सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स करी, जिस दिन आपने अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग किया, वही डेट क्या रहेगी? हमारे काउंटर क्लेम की भी होने वाली है. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो काउंटर क्लेम होता है वो जरूरी नहीं है कि आप सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा हो. डिफेंडेंट हमारा किसी भी तरीके का क्लेम रखता है अगेंस्ट प्लेंटिफ, ही कैन प्ली दैट थिंग इन द फॉर्म ऑफ काउंटर क्लेम. वो काउंटर क्लेम के फॉर्म में किसी भी क्लेम को जो वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट रख सकता है वो इसमें प्ली करेगा. तो काउंटर क्लेम के कंडीशन में क्या डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो. द डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम. तो काउंटर क्लेम में कौन सी डेट होने वाली है? द डेट ऑन विच काउंटर क्लेम इज मेड. जिस दिन आप काउंटर क्लेम लेकर आएंगे वही डेट आपकी इंस्टीट्यूशन डेट कहलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेपरेट सूट. नेक्स्ट इज एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट. आप क्या करते हैं? एक हाई कोर्ट में एन एप्लीकेशन बाय वे ऑफ मोशन लेकर के आते हैं. तो किस दिन माना जाएगा कि ये एप्लीकेशन करा गया है? तो जिस दिन आप एप्लीकेशन को प्रेजेंट करते हैं टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, दैट डे इज द इंस्टीट्यूशन और दैट डे इज द डे ऑन विच यू हैव मेड दैट एप्लीकेशन.
So this is all we have in today's class. In the next video, we will discuss section 4 and 5. Till then, stay home, stay safe. See you in the next video.